Hello everyone, this is me Akanksha and today I'm going to discuss all about conflict resolution and transformation. So इस पूरे वीडियो में conflict क्या है, क्यों होता है, फिर इसके सॉल्यूशन क्या है, आप conflict को कैसे रोक सकते हैं, conflict को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, conflict कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी। फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि बहुत सारे इसके पीछे ना बहुत सारे डेफिनेशन दिए गए कि ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है। सो ये सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन है क्या, उसके बाद इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पे आएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में क्लियर करूँगी। सो मूविंग ऑन टू माई फर्स्ट स्लाइड। व्हाट इज़ कन्फ्लिक्ट, आखिर कन्फ्लिक्ट है क्या? So what is conflict? Conflict is defined as a clash between individuals arising out of a difference in thought, process, attitude, understanding, interest, requirement, and even sometimes perception. A conflict results in heated argument, physical abuses, and definitely loss of peace and harmony. तो कन्फ्लिक्ट को समझते हैं। कन्फ्लिक्ट क्या है? कन्फ्लिक्ट एक तरह से कह सकते हैं कि झगड़ा, वाद विवाद क्यों होता है दो लोगों के बीच में, मतभेद क्यों होता है दो लोगों के बीच में। तो इसके रीजंस यहाँ पे लिखे गए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी थॉट प्रोसेस में, एटीट्यूड में, उनकी सोच विचार में, उनके इंटरेस्ट में, उनके रिक्वायरमेंट्स में, उनकी परसेप्शंस में अंतर होता है। क्योंकि अगर हम लोग एक ही पॉइंट पे एग्री करें तो कभी झगड़ा होगा ही नहीं। आप भी कह रहे हो कि मुझे एप्पल पसंद है, मैं भी कह रही हूँ मुझे एप्पल पसंद है, कभी झगड़ा होगा नहीं होगा। अगर आप कह रहे हो मुझे एप्पल पसंद है, मैं कह रही हूँ नहीं मुझे तो ग्रेप्स पसंद है, आप उसके विटामिन के, आप उसके क्वालिटीज़ बता रहे हो, मैं ग्रेप्स की क्वालिटीज़ आपको बता रही हूँ। आप कह रहे हो नहीं एप्पल ज़्यादा अच्छा होता है ग्रेप्स से, मैं कह रही हूँ नहीं ग्रेप्स ज़्यादा अच्छा होता है एप्पल से। तो कहीं ना कहीं हमारे पॉइंट्स अलग हैं, हमारी सोच अलग है। आई जस्ट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट, बट फ्रूट का अगर हम अवॉइड करें, प्लेसेस पे भी हो सकती है। मैंने कह दिया कि रांची ज़्यादा अच्छा शहर है, किसी ने कह दिया नहीं बिहार में ज़्यादा अच्छे लोग रहते हैं। तो ये आपके सोच पे डिपेंड करती है, ठीक है, कि आपको क्या करना है। आपको अपने पॉइंट्स रखने हैं, क्या वो पॉइंट रखना वहाँ पे ज़रूरी है, क्या आपको खुद को वहाँ पे पर्टिकुलर सिचुएशन में खुद को प्रूफ करना ज़रूरी है। अगर है देन गो, ठीक है, आप अपने पॉइंट क्लियर करें, बट क्लियर करने की भी एक तरीका होता है। आप किसी से झगड़ा करके अपने पॉइंट नहीं रख सकते। पॉइंट रख सकते हैं बट आपकी शब्द में लहजा होना चाहिए, आपकी बातों में लहजा होना चाहिए, ताकि सामने वाला इंसान को हर्ट ना हो। ऐसा ना हो कि आप उसकी पॉइंट को कट करो, आप उसकी पॉइंट भी रखो कि हाँ आप ऐसे कह रहे हो ये सही है, बट मेरा सोचिए, ठीक है। तो किसी की भी पॉइंट को ना डायरेक्ट कट नहीं करना चाहिए। अगर आप कट कर रहे हैं देन गिव द रीज़न क्यों आप कट कर रहे हैं। सो कन्फ्लिक्ट क्या है आपको पता चल गया। अब रिजल्ट क्या होते हैं तो मैंने यहीं पे मेंशन कर रखा है, हीटेड आर्ग्यूमेंट, मतलब कि दोनों इंसान गर्म हो जाते हैं, दोनों इंसान नहीं मैं तो अपना पॉइंट आज प्रूफ करके ही जाऊंगा, ये सोच आ जाती है। फिर फिजिकल अब्यूजेस, गालियां देना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे अब जैसे कि झगड़ा हुआ किसी पॉइंट पे हुआ कि पॉलिटिशियन को लेके हुआ कि लालू या मैं भाई बीजेपी को वोट दे रहा हूँ, मैं कांग्रेस को वोट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ हुआ और दो लोगों के बीच में ना गालियां स्टार्ट हो गई, अरे तुम तो ऐसे हो, तुम तो ऐसे हो। तो कहीं ना कहीं बात क्या थी, पॉलिटिशियन के बारे में थी, और वो आ गई एक दोनों इंडिविजुअल के कैरेक्टर पे, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। फिर ये क्या होता है, अगर आप गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हो, सामने वाला आपको कुछ गाली दे रहा है, आप उसे कुछ गालियाँ दे रहे हो। तो जब ये हो जाए तो आई थिंक इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन, नहीं आना चाहिए कभी भी। आप ऐसे सिचुएशन अगर होता है देन प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड, प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम पोलाइटली, ताकि आप फिजिकल अब्यूज तक पहुँचे ही ना। देन डेफिनेटली लॉस ऑफ पीस एंड हार्मनी। और अगर आपकी ऐसी किसी इंसान से बहस होती है फिर क्या होता है कि आप रात में चैन से सो पाते हो? नहीं, आप रात भर सोचते रहते हो कि मेरे पास, अच्छा अभी मुझे ये पॉइंट याद आ रहा, मुझे उस वक्त ये पॉइंट बोलना चाहिए था। ऐसा होता है ना कि उस वक्त अरे मुझे उस वक्त ये पॉइंट क्यों नहीं याद आया, मुझे अब भी याद आ रहा है ये पॉइंट, मुझे उस वक्त याद आना चाहिए था ये पॉइंट। बट ऐसा नहीं, आपको ये सोचना, आप ये सोचते हो कि काश मैंने ना स्टार्ट ही नहीं किया होता, काश मैं वहाँ बैठी ही नहीं होती कि झगड़ा हुआ होता। तो
तो ऐसे सोच आने ही ना दे, ऐसी सिचुएशन आने ही ना दे जो आपकी पीस को भंग करे, आपकी शांति को भंग करे, ठीक है। क्योंकि लाइफ बहुत छोटी सी है गाइज, एंड आई थिंक कि सभी इंसान को खुशी से ही जीना चाहिए। जितना आप खुश रहो अपने लाइफ में उतना आई थिंक लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। अगर आप गम में भी मुस्कुरा रहे हो देन यू आर द रिचेस्ट पर्सन। सही कह रही हूँ कि अगर आपके पास स्माइल है ना आपके फेस पे तो आप बहुत अमीर इंसान हो। अगर स्माइल नहीं है तो वो इंसान के पास कितना भी पैसा वो अमीर नहीं है। सो दैट इज व्हाट कि एवरी इंडिविजुअल शुड हैव अ हैप्पियर लाइफ, शुड हैव अ पीसफुल लाइफ, और उस पीसफुल लाइफ को अटेंड करने के लिए हमें कन्फ्लिक्ट से बचना है, कन्फ्लिक्ट को अच्छे से सॉल्व करना है। सो इस पूरे वीडियो में आपको पता चलेगा क्यों होता है, रीजंस, फिर कन्फ्लिक्ट के नेचर्स क्या हैं, एंड देन सॉल्व करने के तरीके। सो मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट स्लाइड, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, पीस थ्रू द पावर ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने ऐसा क्यों लिखा पीस थ्रू द पावर ऑफ कम्युनिकेशन? आपने एक पोएम पढ़ी होंगी पॉइजन ट्री। पॉइजन ट्री नाम की, जब मैं सीबीएसई स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने एक पोएम पढ़ा था पॉइजन ट्री। इसमें कुछ एक लाइन था, आई वॉज एंग्री विद माई फ्रेंड, आई टोल्ड माई रैथ माई रेड डिड एंड, आई वॉज एंग्री विद माई फो, आई टोल्ड हिम नॉट माई रेड डिड ग्रो। दोस्त से जब मैं गुस्सा हुई तो मैंने दोस्त से जाके क्लियर कर लिया कि अरे भाई तूने ऐसा क्यों कहा, अच्छा मुझे बुरा लगा, अच्छा चलो भाई कोई बात नहीं। वही दुश्मनी, जो मेरा दुश्मन था, आई वॉज एंग्री विद माई फो, दुश्मन से अगर मैं गुस्सा थी मैंने उसे नहीं बताया, और मेरा जो गुस्सा है वो अंदर अंदर बढ़ता रहा, अंदर ही अंदर वो एक दिन जहर का रूप ले लेता है। ना सिर्फ उसके लिए क्योंकि आप उसको हार्म करोगे एंड में, बट आपके खुद के लिए भी, यू आर हार्मिंग इवन योर सेल्फ। सो कन्फ्लिक्ट अगर अवॉइड करना है या फिर कन्फ्लिक्ट आपको सॉल्व करना, सबसे बेस्ट तरीका होता है कम्युनिकेट विद दैट पर्सन। आप जाइए, बात कीजिए। अगर कोई भी थर्ड पर्सन आपको कुछ कह रहा है कि सामने वाला पर्सन ऐसा बोल दिया भाई तेरे बारे में उसने, ठीक है, तो आप उस पर्सन से जाके बात करें। ऐसा ना है कि मन में आप बैठे रह गए, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया, वो अच्छा इंसान नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाइए उस पर्सन से अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। सो दैट इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व अ कन्फ्लिक्ट, दैट इज़ द बेस्ट वे। और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ जाके अपने जितने भी लोगों ने अभी झगड़ा कर रखा है, मन मुटाव है किसी से भी, जस्ट गो एंड क्लियर। लाइफ बहुत छोटी है, फिर टाइम नहीं मिलेगा। सो अब आते हैं नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट। नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट में पहला है कन्फ्लिक्ट आर नेचुरल। नेचुरल क्यों है? क्योंकि कोई जानबूझकर बहस करने नहीं जाता कि नहीं आज तो मुझे उससे झगड़ा करना है, ऐसा नहीं होता है। नेचुरल होती है, इंस्टिंक्ट होती है कि क्षण भर में आपको हो जाता है कि नहीं मुझे अपने पॉइंट क्लियर करने हैं। सो ये कन्फ्लिक्ट आर नेचुरल। सेकेंड इज कन्फ्लिक्ट आर नॉट सो बिग, क्योंकि अगर कन्फ्लिक्ट बिग हो गई, बड़ा बढ़ गया, अगर कन्फ्लिक्ट झगड़े बढ़ गए तो फिर क्या होता है, वो मारपीट में तब्दील हो जाता है। दैट कन्वर्ट्स इनटू फाइट, अ बिग फाइट। तो वो फाइट हो जाएगी, फिर वो कन्फ्लिक्ट नहीं रहेगी। सो कन्फ्लिक्ट आर नॉट सो बिग, स्मॉल मैटर, छोटे छोटे बहस पे, छोटे छोटे मैटर्स पे हम लोग झगड़ जाते हैं। सो दैट इज कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल क्यों है कन्फ्लिक्ट? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि रांची में अगर झगड़े हो रहे थे, कोई जो केरला का मान लो, साउथ में जो पर्सन है वो नहीं झगड़ सकता है। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ बहस हमेशा होती है, ठीक है। ऐसा कोई घर नहीं है गाइस कि जिसके घर में कभी कोई बहस नहीं हुई हो। सबके घर में होती है, छोटे छोटे मतभेद सबके घरों में होते हैं, छोटे छोटे झगड़े हर किसी के घर में होते हैं। जॉइंट फैमिली में आपको ये झगड़े बहुत देखने को मिलेंगे। कभी कभी वो झगड़े बढ़ जाते हैं, तो बढ़ते क्यों हैं? बढ़ते झगड़े? जब छोटे झगड़े होते हैं तो सिर्फ घर के लोगों को पता चलती है, जब वो झगड़े बढ़ जाते हैं तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाती है कि अरे इस घर में आज झगड़ा हो रहा है, चलो चलो देखते हैं। तो ऐसा सिचुएशन ओकर होता है कि नहीं? यस। सो दैट इज व्हाट कन्फ्लिक्ट आर यूनिवर्सल। हर किसी के घर में झगड़े होते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि रांची में हुआ तो पटना में नहीं होगा, पटना में हुआ तो दिल्ली में नहीं होगा। इट इज यूनिवर्सल। अब इंडिया की मैं बात करूँ तो ये मत बोला कि आपने मैम इंडिया का एग्जाम्पल दिया, ऑल ओवर वर्ल्ड तो झगड़े नहीं होते, ऐसा नहीं है। हर देश में, हर एक घर में छोटे छोटे बहस हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वी आर देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, इंडिविजुअल डिफरेंस। सभी अलग हैं, कोई भी सिमिलर नहीं है। सिमिलर मैं कह सकती हूँ, चलो सिमिलर हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि आपकी सोच सामने वाले की सोच से मैच करेगी, ठीक है। सो दिस इज
यूनिवर्सल कन्फ्लिक्ट आर यूनिवर्सल। नेक्स्ट इज कन्फ्लिक्ट आर डिसरप्टिव। डिसरप्टिव क्यों कहा गया? क्यों ऐसा है क्या कि कोई कन्फ्लिक्ट कर लिया और वो चैन से आकर सो गया, उसके माइंड में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती, माइंड उसका डिस्ट्रैक्ट नहीं करता, वो आराम से झगड़ा कर लिया, फिर आके खाना खा रहा है, नाच रहा है, फिर पढ़ाई भी कर लिया। पढ़ पाते हैं क्या झगड़ा करने के बाद? नहीं। सो कन्फ्लिक्ट आर डिसरप्टिव। नाउ काउजेज ऑफ कन्फ्लिक्ट, क्या क्या काउजेज है? देन मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑफकोर्स गलत फहमियाँ हो जाती हैं। पर्सनैलिटी क्लैशेज, किसी की कुछ सोच है कि नहीं मुझे ज़्यादा लोगों से नहीं मिलना है, वो इंट्रोवर्ट है, और कोई तो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, तो उन दोनों के बीच झगड़े हो सकते हैं। अथॉरिटी इशू, नहीं मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो ये इशूज़ भी हो सकता है। लैक ऑफ कोऑपरेशन, अब किसी में कोऑपरेशन ही नहीं है, कोई मिलजुल कर काम करना ही नहीं चाह रहा, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकती है। डिफरेंसेस ओवर द मेथड और स्टाइल, करने किसी भी काम को करने का तरीका अलग हो जाता है, तो उसमें कन्फ्लिक्ट हो सकती है। लो परफॉर्मेंस, जब आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। वैल्यू और गोल डिफरेंस, अगर किसी की वैल्यू अलग है या फिर आप दोनों के एम अलग है, गोल अलग है, तो वहाँ भी कन्फ्लिक्ट हो जाती है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ कन्फ्लिक्ट, कितने तरह के कन्फ्लिक्ट होते हैं? देन इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट एंड ग्रुप लेवल कन्फ्लिक्ट। इंडिविजुअल लेवल कन्फ्लिक्ट में पहला आता है इंट्रापर्सनल एंड सेकंड आता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल, जब आप खुद के अंदर दुविधा में हैं, खुद के अंदर मतभेद चल रही है, हमारे मन में मतभेद चल रही है। अगर मैंने सोच लिया कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, फिर मुझे दोनों काम करने चाहिए, तो मैं कभी कभी इंसान होता है ना कि खुद के सोच में ही वो फाइट करते रहता है कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया, मुझे ऐसा करना चाहिए था। तो अगर जब इंसान के खुद में कन्फ्लिक्ट चल रही हो, खुद से बहस चल रही हो, देन दैट इज इंट्रापर्सनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है। फिर आता है इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट, जब दो लोगों के बीच में झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, मोस्टली जब दोस्त लोग लड़ते हो आपस में, तो वो हो गया आपका इंटरपर्सनल कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज ग्रुप लेवल कन्फ्लिक्ट। ग्रुप लेवल में भी आ गया आपका इंट्रा ग्रुप एंड देन इंटर ग्रुप। इंट्रा ग्रुप, जब आप एक ग्रुप है आपका, ठीक है, अगर चलो मैं बात करती हूँ, एक स्कूल में 4 हाउसेज होते हैं, तो मेरे जो स्कूल थे उसमें सत्या धर्मा शांति प्रेमा, सत्या धर्मा शांति प्रेमा 4 ग्रुप थे, 4 हाउसेज थे। तो अगर मैं प्रेमा ग्रुप से हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रेमा ग्रुप से हूँ, तो प्रेमा ग्रुप में झगड़े अगर हो रहा है, मुझे किसी की, अगर हम लोगों ने एक टीम वर्क किया है, एक ड्रामा प्रेजेंट किया, तो मैं बोल दूंगी नहीं तुम्हें ये रोल अच्छा नहीं लग रहा, मुझे ये रोल करना है, तो फिर आप वो रोल कर लो। इस बीच में अगर झगड़े होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इंट्रा ग्रुप, जब एक ग्रुप के अंदर झगड़े हो रहे हैं। ठीक है। इंटर ग्रुप कब कहेंगे? इंटर ग्रुप जब 2 ग्रुप के बीच में हो रहा है। अगर सत्या धर्मा ग्रुप से लड़ रहा है, तो इसमें क्या कहेंगे हम इसे? इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट, कि नहीं मेरे टीम ने ज़्यादा अच्छा किया, वो कह रहा नहीं मेरे टीम ने अच्छा किया। तो अगर ये इस तरह की कुछ बहस हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, देन दैट इज इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। Now, next slide. Conflict resolution. Conflict resolution is a process of managing a conflict and negotiating a solution. It is best understood as a working model with 2 key elements: conflict management and negotiation. Conflict management is a communication process for changing the negative emotional state in a conflict to emotional state that allow working out a solution to the conflict. Negotiation is a communication process for enabling disputing parties to achieve an outcome with respect to their differences. The win or win collaborate strategy in conflict requires a special approach to negotiation. Interest-based negotiation. Interest-based negotiation is a communication process for developing an integrative agreement that meets the interest of the differing parties. Resolving conflict to achieve positive outcomes involve 2 distinct elements: conflict management and negotiation. The first element, conflict management, deals with the attitude and strong negative emotions usually associated with the conflict situation. सो ओवरऑल मैंने आपको ये बता दिया है ऑलरेडी कि कन्फ्लिक्ट क्या है, रीजंस क्या है, और यहाँ एक वर्ड आ रही है कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आप कैसे मैनेज करते हो, तो उसके और भी तरीके मैं आगे आपको बताऊंगी आप कैसे मैनेज कर सकते हो। उसके 4, ठीक है, 4 मोस्ट प्रोबेबली, और एक और एक्स्ट्रा आता है, तो टोटल ओवरऑल 5 मैनेजमेंट स्किल है जो मैं आपको नेक्स्ट पीपीटी में, नेक्स्ट स्लाइड में एक्चुअली बताऊंगी। सो मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट स्लाइड।
पहला है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। अब तरीके क्या हैं, कैसे आप, अब झगड़े हो गए, आप स्ट्रेस में हो, अब तरीके क्या हैं उसे सॉल्व करने के। सो रिकॉग्नाइज एंड मैनेज योर इमोशन। सबसे पहले आप अपने इमोशन को समझें, ठीक है। अब जैसे इंट्रापर्सनल की मैंने बात किया, तो आप खुद को सोचें कि आपको किस चीज़ से परेशानी हो रही है, ठीक है। या फिर चलो दूसरे लोगों से बैकचेक हुई आपकी, तो आखिर रीज़न क्या है। उसके बाद अपने इमोशन को कंट्रोल करें। अगर आप किसी बहस में हैं, आप एक डिबेट चल रही है, कई बार ऐसा होता है कि आपने टीवी पे भी देखा होगा, न्यूज़ रिपोर्टर आपस में लड़ रहे हैं। न्यूज़ रिपोर्टर ने बहुत सारे डिबेट करने के लिए 2-3 पॉलिटिशियन को बिठा रखा है, और वो लोग आपस में बहस करते करते ही झगड़ जाते हैं। सो आपको अपने इमोशन पे, आपको अपने जब आप एंग्रीनेस पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। सो दैट इज़ वॉट मैनेजिंग योर इमोशन। कहाँ कितना आपको अपना इमोशन दिखाना है लोगों के बीच, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा लाइन है जो आप लोग शायद मूवी देखते हो या नहीं देखते हो, हीना खान से मैंने सुना था कि लोगों को पता होता है कि लोगों ना बोलने में बहुत तेज होते हैं, जितने पर्सन होते हैं बोलना सभी को आता है। दैट इज़ एग्जैक्टली द लाइन कि बोलना सभी को आता है, बट कहाँ कितना बोलना है ये सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट कि इमोशन हम सभी के अंदर होता है, बट कहाँ आपको इमोशन शो करना है, कहाँ नहीं करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आपको इस पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज मेक रिलेशनशिप योर प्रियोरिटी। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि कई बार बिजनेस के सिलसिले में, या फिर एग्जांपल मैं दे रही हूँ कि एक अच्छा आदमी है, बिजनेसमैन है, वो अपने काम में ज़्यादा ध्यान देता है, वाइफ और अपने बच्चे पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, तो उस बीच क्या होता है कि दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है, वाइफ और हस्बैंड के बीच में, एंड देन कन्फ्लिक्ट वहीं पे मतलब शुरू हो जाती है। जब आप किसी को टाइम नहीं दे रहे हो, खास करके अपनी रिलेशनशिप को, तो वहाँ पे गैप तो आना ही है, ठीक है। तो काम बाद में है, सबसे पहले आपके लिए आपकी फैमिली आती है। सो गिव प्रियोरिटी टू योर फैमिली फर्स्ट। नाउ फोकस ऑन प्रेजेंट। अब पास्ट को लेकर आप सोच के लड़ रहे हो कि नहीं, पास्ट में तुमने मुझे ऐसा कहा था, ये सही है, नहीं है ना, पास्ट में किसी ने कुछ बोला, क्या फ़र्क पड़ता है। लिव इन योर प्रेजेंट, फोकस इन योर प्रेजेंट। दैट इज़ वॉट वी हैव बीन टॉट कि आप आज अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। सो लिव इन योर प्रेजेंट एंड लीव द डे दैट इट इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, तभी आप अपने उस दिन को एंजॉय कर पाओगे। नेक्स्ट इज इन्वॉल्व सम ट्रस्टवर्दी पर्सन बिटवीन टू पार्टीज टू रिड्यूस कन्फ्लिक्ट। अब दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, दो भाई हैं या फिर एक भाई बहन है एक फैमिली में, वो लोग दोनों झगड़ा कर रहे हैं, बीच में कौन सुलह कराता है? ऑफकोर्स मम्मी आती है, बोलती है बेटा ये तुमसे छोटा है ना, तुम समझो। तो ये जो बीच में जो थर्ड पर्सन आया, तो वो क्या ट्रस्टवर्दी है, आप मम्मी की बात पे भरोसा करते हो कि माँ गलत नहीं हो सकती, और फिर दोनों के बीच झगड़े सुलझ जाते हैं। तो ऐसे ही होता है, अगर दो कॉरपोरेट पार्टी में अगर झगड़े हो रहे हैं, तो एक ट्रस्टवर्दी पर्सन को इंक्लूड कर लेना चाहिए जो आपके झगड़े को सॉल्व कर सके, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज अवॉइडिंग और बाय डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट और withdrawing from it, collaborating, engaging and working together towards a solution, agreeing on a partially acceptable solution। तो ये जो ओवरऑल मैंने यहाँ डिस्कस किया, इसे हम थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे आने वाले स्लाइड्स में। तो पहला है कि अवॉइड, आप अवॉइड कर दो, अगर झगड़ा हो रहा है आप वहाँ से कट लो, कहते हैं ना कि पतली गली से निकल जाना। तो अगर किसी दो बीच में झगड़ा हो रहा है, तो आप बहस में अगर आपका दो बेस्ट फ्रेंड लड़ रहा है, ठीक है, आप उसके दोस्त हो, अरे मैं जाके क्योंकि दोनों मेरे दोस्त हैं तो मैं किसका सपोर्ट करूंगा, तो आप पतली गली से कट लेते हो, ठीक है। या फिर आप देख रहे हो कि मैं जाऊंगा तो मेरा भी झगड़ा हो जाएगा, तो आप पहले ही दूर भाग जाते हो, नहीं मुझे नहीं झगड़ा करना, मुझे झगड़ा बहस करना पसंद नहीं है, तो मैं साइड हो जाता हूँ। तो वो तो अवॉइड। बट अगर आप मुझसे पूछेंगे, देन अवॉइडिंग इज़ नॉट अ बेस्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हो सकता है बट नॉट द बेस्ट। आपको जाके बात करना चाहिए, जस्ट गो एंड क्लियर योर डाउट्स। Okay, now moving on to the next slide. Yes, this is what I was talking about. This is competing, collaborating, avoiding, accommodating. ठीक है। Now एक एक करके सारे को डिस्कस कर लेते हैं। So पहला आता है, पहले इन दो टर्म को जान लेते हैं। कोऑपरेटिव, जब आप दूसरे से रिलेटेड, ठीक है, मतलब आप दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, या फिर दूसरे मतलब रिलेटेड टू अदर, जिससे भी आपका झगड़ा हो रहा है, तो सामने वाले पर्सन
से हम क्या जज करेंगे, कोऑपरेटिव, क्या उससे कॉपरेशन कितना है, अवॉइड कर रहे हो या फिर उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो, खुद को कम दे रहे हो, आपके अंदर उसको लेके कॉम्पिटिटिवनेस का भावना है, आप कोलैबोरेट कर रहे हो या फिर कंप्रोमाइज़ कर रहे हो, ठीक है। और असर्टिव जब आप खुद को प्रायोरिटी करते हो, कि खुद को प्रायोरिटी दे रहे हो कि नहीं मैं क्या हूँ, मुझे अवॉइड करना है, या फिर मैं खुद को कम वैल्यू दे रहा हूँ, उसको ज़्यादा दे रहा हूँ, उसको पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू दे रहा हूँ, अपने पॉइंट को कम वैल्यू दे रहा हूँ। सो असर्टिव इज़ फॉर योर परसेप्शन, फॉर थिंकिंग योर्स, एंड कंपैरेटिव जब सामने वाले से रिलेटेड, ठीक है। तो अब एक करके इसे समझ लेते हैं। फर्स्ट है अकोमोडेटिंग। अकोमोडेटिंग क्या होती है? अकोमोडेटिंग होता है कि इसमें आप देख सकते हो कि असर्टिव क्या है, असर्टिव लो है, ठीक है, वही कोऑपरेटिव हाई है। मतलब आप खुद को कम वैल्यू दे रहे हो और सामने वाले को ज़्यादा दे रहे हो, मतलब खुद के पॉइंट्स को कम वैल्यू दे रहे हो और सामने वाला जो कह रहा है तो आप कह रहे हो कि जा भाई तू ही सही मैं गलत, ठीक है। अगर ये चीज़ आ जाती है, ये स्टेटमेंट आ जाती है कि नहीं आप जीते हम हारे, या फिर आप सही हो हम गलत हैं, तो ये आ जाता है अकोमोडेटिंग, ठीक है, जब आप सामने वाले को सही कह रहे हो और खुद के पॉइंट को कम वैल्यू दे रहे हो। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग। इसमें आपका कोऑपरेटिव भी लो है और असर्टिव भी लो है, मतलब आप खुद के पॉइंट को भी वैल्यू नहीं दे रहे हो और सामने वाले के पॉइंट को भी वैल्यू नहीं दे रहे हो। तो अब आप क्या करते हो, अवॉइड कर देते हो सिचुएशन को कि छोड़ो यार, मुझे बकझक करनी ही नहीं है, मुझे डिबेट करनी ही नहीं है, कौन जीता कौन हारा कौन सही कौन, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तब आप क्या करते हो, अवॉइड करते हो। नेक्स्ट इज कॉम्पीटिंग। कॉम्पीटिंग क्या होता है? कॉम्पिटिंग में क्या है, असर्टिव आपका हाई है, इट मीन्स आप खुद के पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हो, और आपका कोऑपरेटिव क्या है, लो है, मतलब खुद के वैल्यू को आप ज़्यादा खुद के पॉइंट को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, दूसरे के पॉइंट को कम वैल्यू दे रहे हो। मतलब आप ये कह रहे हो कि नहीं मैं सही हूँ, एनी हाउ मुझे खुद को प्रूव करना, मेरा पॉइंट सही है आप गलत हो, ठीक है, आप इस पॉइंट पे गलत हो। तो ये आ जाता है आपका कॉम्पिटिटिवनेस कि हाँ मेरा पॉइंट सही है, मुझे जीतना है ये डिबेट किसी भी हाल में। सो दैट इज वो तब होता है जब आप असर्टिव हाई है, खुद के पॉइंट्स को वैल्यू कर रहे हो और सामने वाले को नहीं वैल्यू कर रहे हो। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिंग और यहाँ कंप्रोमाइजिंग जो है वो बीच का रास्ता है, ठीक है। पहले कंप्रोमाइजिंग समझ लेते फिर कोलैबोरेटिंग समझ लेते। कंप्रोमाइजिंग बीच का रास्ता क्यों है? क्योंकि ये 50-50 है, ठीक है। चलो तुम्हारा फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, मेरा सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ये हो गया आपका 50-50, ठीक है। तुम भी आधा तुम सही हो आधा मैं सही हूँ, दैट इज कंप्रोमाइजिंग, कि मैंने अपना आधा कंप्रोमाइज किया और सामने वाले ने भी अपना आधा कंप्रोमाइज कर लिया कि चलो एक पॉइंट मेरा सही है तुम्हारा एक पॉइंट सही है, दैट इज 50-50। आप अपना टोटल टॉपिक पे एग्री नहीं करो कि चलो मैंने 2 पॉइंट बोला तो 1 पॉइंट सही है, मेरा 1 पॉइंट गलत है, आपका भी 1 पॉइंट सही है, 1 पॉइंट आपका गलत है, तो 50-50 आप लोगों ने एग्री कर लिया। वही कोलैबोरेटिंग क्या होता है कि आपने कोलैब कर लिया कि मेरा भी दोनों स्टेटमेंट सही है और आपका भी दोनों स्टेटमेंट सही है, मतलब आप भी 100% सही है और वो भी 100% सही है। तो जब 100% हो जाती है देन दैट इज कोलैबोरेटिंग, ठीक है। आपने अपने आंसर और सामने वाले के आंसर्स को भी मैच कर दिया और कहा कि ये दोनों सही है, तो उसका भी 100% सही है, आपका भी 100% सही है। और कंप्रोमाइजिंग जब आपने 50% किया और सामने वाले पर्सन ने 50% किया, तो डेट इज कंप्रोमाइजिंग। सो नाउ आई थिंक कि ये पांचों जो स्ट्रैटेजीज है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन की ये क्लियर हो गई होगी। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, हियर कम्स द ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन आई थिंक मुझे इससे अगर मैं इसको पूरा सिखाना चाहूँ या फिर मैं आपको बताना चाहूँ व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं मूवी से ही दूंगी, क्योंकि मूवी में आपने देखा होगा कई बार कि जो विलन का रोल करता है वो एवी विलन नहीं बनता, उसके पीछे एक रीज़न होता है, सर्टेन रीजंस आर देयर। उसने अपने लाइफ में वो सिचुएशन फेस किया है, किसी ने उसे नीचा दिखाया है, किसी ने उसे बेइज्जत किया है, तब जाके उसका वो ट्रांसफॉर्म होता है, वो उसका एक दूसरा पर्सनालिटी निखर कर आता है। चाहे अब जैसे एक एग्जांपल है, एक गाना आप लोग सभी ने सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी, सभी ने ये गाना सुना होगा। सो जब एक जनरल कंपटीशन की तैयारी करता है IAS का, तो उसका ये नेशनल एंथम माना गया है। तो मैं कहीं पढ़ रही थी सोशल साइट पे कि ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो दैट इज़ व्हाट कि उस पर्सन ने ट्रांसफॉर्म किया जब उसे ठुकराया गया, ठीक है। वो ट्रांसफॉर्म होकर क्या बना,
उसके अंदर की जो वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं से हिट कि मुझे उस लड़की ने कैसे छोड़ा, फिर उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया और क्या बना वो IAS ऑफिसर। ठीक है, और तो ये हो गया आपका पॉजिटिव चेंज कि नहीं मुझे बेहतर करना है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन वहाँ भी हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहा। और एक होता है विलन में, और कहीं ना कहीं वो एक तरीके से नेगेटिव बना उस लड़की के लिए। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद जब लड़की मिली तो वो फिर ट्रांसफॉर्म हुआ कि नहीं लड़की सही है, अपने जगह पे वो सही है, तो उसने फिर अपने आप को चेंज किया। सो चेंज तो होते रहेगा, आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्म होते रहोगे। आप अपनी खुद की एग्जांपल ले, जो आप आज है, क्या आप 5 साल पहले वही थे? नहीं। अगर किसी का फेसबुक अकाउंट है जो बहुत सालों से चला रहा है, आप उसका देख सकते हो, पहले की पिक में और आज की पिक में बहुत डिफरेंस है। इट्स नॉट अबाउट द ओनली द फिजिकल चेंज बट ऑल्सो द एटीट्यूड, ऑल्सो द बिहेवियर, ऑल्सो द परसेप्शन, ऑल्सो द थिंकिंग। जो लोग पहले बहुत ही रूढ़िवाद थे, आज वो ठीक है, आज वो उन्हें लगा कि नहीं चलो मॉडर्नाइजेशन है, हमें अपने थॉट्स को, अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहिए। सो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। विलन अगर विलन बन रहा है देन देयर इज अ सैड स्टोरी बिहाइंड दैट। ठीक है, फिर वो जाके विलन बनता है, फिर उस विलन को किसी लड़की से प्यार हुआ, लड़की से प्यार हुआ, फिर वो खुद को ट्रांसफॉर्म करके एक अच्छा इंसान बन जाता है। सो दिस इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। ठीक है, क्योंकि किसी के साथ बुरा हुआ वो नेगेटिव ऑफकोर्स बनेगा, नेगेटिव होने के बाद उसके साथ कुछ अच्छा हुआ तो उसे लगा कि नहीं मुझे अच्छा करना चाहिए, फिर वो ट्रांसफॉर्म हुआ। सो ट्रांसफॉर्मेशन होती रहती है, आप खुद को चेंज करते रहते हो। पर्सनैलिटी एक स्थिर चीज़ नहीं है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, इट कैन बी चेंज्ड। नाउ द फाइनल अप्रोच टू पीस मेकिंग इन्वेस्टिगेटेड इन द पीस पैराडिग्म कोर्स इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। अगर आप चेंज नहीं करते, खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करते, खुद को इन्हेंस नहीं करते, डेवलप नहीं करते, तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा फास्ट डेवलप कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि हर दिन हम लोग बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं, और अगर आप खुद को डेवलप नहीं करोगे तो आप बहुत पीछे छूट जाओगे। एग्जाम्पल लेती हूँ डिजिटल वर्ल्ड की। अभी कोविड-19 था, सभी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब कुछ बंद, फिर क्या हो, आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर आपको ICT की नॉलेज नहीं है तो आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे, और जिनको ICT की नॉलेज वो आगे निकल जाएंगे। सो आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको खुद को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। इट इज़ ऑल्सो अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन। एक यहाँ पे मैंने लिख रखा है स्टेटमेंट, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन इजंट अबाउट एडिंग मोर वर्क टू योर लाइफ, इट इज़ अबाउट शिफ्टिंग योर पर्सपेक्टिव सो लाइफ बिकम्स मोर फन, मैजिकल एंड जॉयफुल। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ये नहीं होता है ना कि आप बिजी हो गए, बहुत ज़्यादा बिजी हो गए, मैंने और 4 काम ले लिया, पहले एक फाइल बना रही थी, ट्रांसफॉर्म कर लिया खुद को, मैं अब 10 फाइल एक दिन में बनाऊंगी। इसे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहते। ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है जब आप अपने सोच में चेंज लाते हो, जब आपके सोचने के तरीके चेंज होते हैं, देखने का नज़रिया चेंज होता है, तभी आप अपनी लाइफ को क्या बना सकते हो, देन यू बिकम, सो लाइफ बिकम्स मोर फन, मैजिकल एंड जॉयफुल। तब आप, क्योंकि आप चेंज को जी रहे हो, चेंज कर रहे हो खुद को, जैसा इन्वायरमेंट आप खुद को वैसा ढाल रहे हो, वैसा बदल रहे हो, तभी आप लाइफ जी सकते हो ना। अगर आपका एटीट्यूड है कि नहीं मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं सेपरेटली रहूँगा, बट अगर एक ऐसा इन्वायरमेंट आपको मिले कि जहाँ सभी लोग मिलनसार हैं, सभी लोग एक साथ खाने जा रहे हैं, एक साथ किसी पार्टी में जा रहे हैं, और तो फिर आप तो पीछे छूट जाओगे ना आप खाने जा पाओगे क्योंकि आपको ग्रुपिंग में रहना पसंद नहीं है, आप पार्टीज में नहीं जा पाओगे, आप ग्रुप एक्टिविटीज़ नहीं कर पाओगे। सो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एक इंसान को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो हर सिचुएशन में खुद को ढाल सके। So these are the differences, and at last thank you for watching my video। and ये सब्जेक्ट था हमारा वैल्यू एंड पीस एजुकेशन। सो वैल्यू एंड पीस एजुकेशन का ये एक टॉपिक है, और अगर ऐसा नहीं है कि वैल्यू पीस एजुकेशन जो पढ़ा उसके लिए ये बेनिफिशियल है, एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आपको अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज लाना है देन दिस चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर यू। अगर आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में ढाल लेते हैं जितना भी आज मैंने बताया, देन यू विल हैव अ वेरी हैप्पियर एंड पीसफुल लाइफ। सो एट लास्ट थैंक यू।